में रोजगार के नए द्वार खुले मोदी। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास करने पर दिया जोर, पर्यटन से रोजगार बढ़े। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube और Facebook पेज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लें व वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। पारंपरिक के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष और ऑटोमेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से भाजपा और राजग शासित राज्यों के सहयोग से देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर से शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यह युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षा के साथ कौशल विकास जरूरी, मोदी ने कहा। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ जरूरी कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार के नए अवसरों का लाभ मिल सके। भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है उससे सभी क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। नए मेडिकल कॉलेज, IIT खुलने की पहल से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे, मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों से त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही कहा, दिवाली में अभी कुछ समय है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वालों के परिवारों के लिए यह मौका दिवाली से कम नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सुनिश्चित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पहले के मुकाबले अब करीब आधा समय लग रहा है। परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जा रही हैं। मोदी ने कहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों की ओर से कई भारतीय स्थानों को पर्यटन और विरासत स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पर्यटन कारोबार बढ़ने से रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं। खेल क्षेत्र में भी ऐसी गति देखी जा रही है। शिकंजा PET में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते 38 सॉल्वर दबोचे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शनिवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के पहले दिन दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 38 सॉल्वरों को पकड़ा गया। इसके अलावा ब्लूटूथ के सहारे नकल करते हुए 2 को पकड़ा गया। संबंधित जिलों में केस दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 35 जिलों में रविवार को भी परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक सॉल्वर पर नजर रखने के लिए CCTV और AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज में रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज से सॉल्वर मुकेश यादव व तेलियरगंज केंद्र से सॉल्वर जैकी को पकड़ा गया। परीक्षार्थी आशीष को भी पकड़ लिया गया, जिसकी जगह जैकी परीक्षा दे रहा था। अलीगढ़ में ज्ञान महाविद्यालय, इंडियन स्कूल व सरस्वती महाविद्यालय में सॉल्वर पकड़े गए। बुलंदशहर में बायोमेट्रिक से एक परीक्षार्थी, एक अन्य केंद्र में फोटो मिलान के दौरान छात्र नितिन पकड़ा गया। 35 जनपदों के 1058 केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में 35 जनपदों के 1058 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के लिए अंतिम रूप से कुल 20,07,533 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए। बुलंदशहर में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। मेरठ जनपद में 56 केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET हुई। पहले दिन दोनों पालियों में पंजीकृत 55,728 परीक्षार्थियों में से 35,797 ने परीक्षा दी, जबकि 19,931 गैरहाजिर रहे। बुलंदशहर में PET के दौरान छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अलीगढ़ निवासी नितिन चौधरी और गौरीशंकर कन्या महाविद्यालय में मथुरा के महावन का निवासी यादवेंद्र सिंह को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता पकड़ा गया। सहारनपुर में 36 केंद्रों पर हुई परीक्षा में दोनों पालियों में 21,833 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 14,000 ने परीक्षा से किनारा किया। बंद मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी। CCTV कैमरे में कैद हुई चोरों की फुटेज, पुलिस जांच में जुटी। मवाना के नगर में मोहल्ला काबलीगेट में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वारदात के दौरान CCTV कैमरे में कैद हुई बाइक सवार चोरों की फुटेज को लेकर पुलिस जांच कर रही है। काबलीगेट ढोलापुरी कॉलोनी निवासी अमित ने बताया कि वह शनिवार को बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में पत्नी रीना के साथ गया था। वापस आए तो मकान का ताला टूटा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके घर से चोरों ने करीब 3 तोले सोने के आभूषण और करीब 85,000 रुपए की नकदी गायब है। चोरों ने पहले से सेफ का ताला तोड़ा और उसके बाद दूसरे कमरे में रखे बेड को खंगाला। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने चोरी की घटना के बाद पास में लगे एक मकान पर CCTV कैमरों को खंगाला, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 चोरों की फुटेज कैद हो गई है। पुलिस मामले में फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। मोहल्ला मुन्नालाल में चोरी। मोहल्ला मुन्नालाल शिवपुरी कॉलोनी निवासी उर्मिला के मकान का ताला लगा हुआ था। वापस लौटने पर पीड़िता की मकान का ताला टूटा था और सामान बिखरा हुआ था। चोरी में घर से सोने की अंगूठी, 2 सोने की चैन और पाजेब 8,000 रुपए नकद गायब थे। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जानकारी करने के बाद तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मकान पर छापा, 20 किलो पटाखे बरामद। युवक को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल।
अब मेरठ के सरधना में शनिवार को थाना पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर वहां से पटाखों का जखीरा पकड़ा। पुलिस को मौके से बने पटाखे भारी मात्रा में मिले। पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मोहल्ला गांधीनगर में राजेश उर्फ राहुल पुत्र तिलकराम के घर पर दीपावली पर्व के चलते पटाखों का जखीरा आया है, जिसे वह बिना लाइसेंस के चोरी छिपे बेचेगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को मुखबिर द्वारा बताए मकान पर भेज दिया। पुलिस ने यहां छापा मारा तो भारी मात्रा में पटाखे यहां से बरामद हुए। थाना प्रभारी ने बताया 20 किलो पटाखे बरामद हुए। अपनी दुकान पर बैठे राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने लाकर उससे पूछताछ की, साथ ही उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। पटाखे पकड़ने वाली टीम में SI अनिल कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मनेंद्र पुंडीर, कांस्टेबल नीरज गोस्वामी शामिल थे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आके वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू_भाई। हस्तिनापुर सेंचुरी में लोगों को खूब लुभा रहे यूरेशियाई सारस। मेरठ। सर्दी की दस्तक के साथ हस्तिनापुर सेंचुरी में प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है। कई स्थानों पर प्रवासी पक्षी पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। इस बार वेटलैंड में यूरेशियाई सारस की आमद ने पक्षीविदों को चौंका दिया है। यहाँ एक साथ यूरेशियाई सारस के 5 जोड़े दिखाई दिए। कुछ भारतीय सारस भी दिखे। जलक्रीड़ा करते और आसमान में प्रवास भरते ये पक्षी हर किसी का मन मोह रहे हैं। हस्तिनापुर वेटलैंड्स पर जलीय पक्षियों की सबसे अधिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सितंबर के मध्य से फरवरी के अंत तक प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यह प्रवासी पक्षी हजारों मील की दूरी तय कर यहां आते हैं और लगभग 5 माह बिताने के बाद फिर अपने देश लौट जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत राय ने हस्तिनापुर सेंचुरी में कई स्थानों पर नजारे देखे और उन्हें अपने कैमरे में कैद भी किया। हस्तिनापुर सेंचुरी में लगभग 200 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 100 प्रजातियां जलीय पक्षियों की हैं। डॉक्टर यशवंत राय ने हस्तिनापुर का सर्वेक्षण करने के बाद बताया कि यूरेशियाई सारस के लगभग 5 जोड़े हस्तिनापुर की नमभूमि पर नजर आए। सामान्य सारस के नाम से भी जानते हैं इन्हें। डॉक्टर यशवंत राय के मुताबिक यूरेशियाई सारस को सामान्य सारस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सिर के पास से गर्दन ब्लैक होती है। लगभग 4 फीट ऊंचा यह सारस दुर्लभ है। यह शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण में रहना पसंद करता है। उनका दावा है कि 20 वर्ष पूर्व सामान्य सारस की तरह ही 10 जोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस देखा जाता था। वर्तमान में भारतीय सारस की संख्या में कमी आई है। यदि वेटलैंड्स को न संवारा गया तो ये मेहमान परिंदे भी अपना ठिकाना बदल लेंगे। हस्तिनापुर सेंचुरी में हर साल सर्दियों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। मौसम सर्द होने के साथ ही सेंचुरी में नमभूमि क्षेत्रों पर प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है। राजेश कुमार, प्रभागीय निदेशक सामाजिक एवं वानिकी प्रभाग, मेरठ। सेंचुरी के नमभूमि क्षेत्र में डार्टर, कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, ग्रेट हेरॉन, ब्लैक हेडेड इबिश, एशियन ओपनबिल, बुली नेक्ड स्टोर, गढ़वाल पक्षी लुभा रहे हैं। डॉ यशवंत राय, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, ग्रीन प्लेनेट वेलफेयर। डंपिंग ग्राउंड के कूड़े में आग, धुएं से परेशानी। जैन मंदिरों के पास बने डंपिंग ग्राउंड में पड़े कूड़े में लगी आग। हस्तिनापुर में जैन मंदिरों के समीप बने डंपिंग ग्राउंड में पड़े कूड़े में शनिवार शाम अचानक आग लग गई। डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से यहां आने वाले पर्यटक, सैलानियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा। ऐतिहासिक नगरी में जैन धर्म के धार्मिक स्थलों के समीप वन आरक्षित क्षेत्र में नगर पंचायत द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाकर नगर के कूड़े को डाला जाता है, जिसमें से उठने वाली दुर्गंध से पहले ही स्थानीय लोग व जैन मंदिरों की प्रबंध कमेटी परेशान है। कई बार शिकायत कर डंपिंग ग्राउंड को ढकवाने या यहां से किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने की बात कर चुकी है। वहीं सरकार भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचने के लिए किसी भी तरह के गले और कूड़े से निकलने वाले धुएं और खेतों में जलने वाली किसानों की पराली पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। परंतु नगर पंचायत के लिए यह प्रबंध मायने नहीं रखता, क्योंकि शनिवार को डंपिंग ग्राउंड में कूड़े में लगी आग से निकलने वाला काला धुआं जहां पर आने वाले पर्यटक, सैलानी और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। दुर्गंध युक्त जहरीले धुएं से आसपास की आबोहवा खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना अधिशासी अधिकारी को दी। अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार का कहना है कि मामला जानकारी में नहीं था, परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए बाहर हैं। अगर डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है तो उसे तुरंत बुझाई जाएगी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से मिला धमकी भरा पत्र। सहारनपुर, मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई प्रमुख रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से धमकी दी गई है। उधर रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से यमुनानगर जगाधरी स्टेशन अधीक्षक को डाक से एक पक्ष भेजा, जिसमें 13 नवंबर को सहारनपुर, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, भिवानी, मेरठ, गाजियाबाद सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। रेलवे अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों के सामान चेक किया गया। पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकियां पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को 8 सितंबर 2017, 6 जून 2018, 27 सितंबर 2018 और 25 अप्रैल 2022 में उड़ाने की धमकी दी गई है।
दोस्तों हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। राजू भाई जीत का छक्का लगाने उतरेगा भारत। लखनऊ में आज गत चैंपियन इंग्लैंड से होगा सामना। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। लखनऊ दशहरे के बाद दीपावली की तैयारी में जुटे लखनऊ पर इस समय विश्व कप का नशा छाया है। अपने पांचों मैच जीतकर अजय टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर है। इसके बावजूद खिलाड़ी अति आत्मविश्वास में नहीं हैं। सभी रविवार को भी इंग्लैंड के खिलाफ अपने विजय रथ को पूरी गति से आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम ने शनिवार को 4 घंटे से भी अधिक अभ्यास किया। हर चुनौती को तैयार 1 साल बाद भारत इकाना स्टेडियम में वनडे खेलेगा। पिछले साल अक्टूबर में उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों 6 रन से हार मिली थी। इस बार ऐसा नहीं है। टीम एकदम बदली नजर आ रही है। टीम बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह दौड़ रही है। कोच राहुल द्रविड़ मानते हैं कि इंग्लैंड पलटवार कर सकती है, पर टीम हर चुनौती के लिए तैयार है। मैदान पर सिर्फ और सिर्फ जीतना मकसद है। हर टीम को 300 के भीतर समेटा। भारतीय टीम की गेंदबाजी सबसे मजबूत पक्ष है। पहली दफा ऐसा है। टीम प्रबंधन भी तय नहीं कर पा रहा है किसे अंतिम एकादश में रखा जाए और किसे बाहर। बेंच पर बैठे शमी को जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला उन्होंने 5 विकेट झटक लिए। सिराज बुमराह भी गजब की फॉर्म में हैं। कुलदीप यादव का जवाब नहीं। अश्विन इतने प्रभावी हो गए हैं कि टीम प्रबंधन ने उन्हें इकाना में खिलाने का मैदान बना लिया है। रविंद्र जडेजा तो टीम के लिए बेहद उपयोगी हैं। भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी विरोधी टीम को 300 के आंकड़े को पार नहीं करने दिया। बल्लेबाजी में रवानी भारतीय टीम की बल्लेबाजी में इस समय रवानी है। रोहित लय में आ गए हैं। उन्होंने एक शतक समेत 311 रन बनाए हैं। इकाना उनका प्रिय स्टेडियम है। गिल भी अभ्यास में लय में आते दिखे। यहाँ की लाल मिट्टी पर उनके बल्ले से बड़ी पारी निकल सकती है। किंग कोहली तो प्रचंड फॉर्म में हैं। वह इस विश्व कप में सबसे अधिक 354 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। राहुल ने भी दिखा दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। जूझ रहे हैं अंग्रेज। इंग्लैंड टीम कड़े अनुभव लेकर लखनऊ पहुंची है। टीम कोच प्रेस को ठीक बताते हैं कि उनकी टीम प्रयास पूरे कर रही है पर सफलता नहीं मिल रही है। यहां टीम लय पकड़ने की कोशिश करेगी। पहली बार अंग्रेज विश्व कप में 4 मैच हारे। बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। उसके लिए सबसे अधिक 220 रन डेविड मलान ने बनाए हैं। गेंदबाज जिस तरह की पिचों पर कहर बरपाने के आदी हैं, यहाँ की पिच उसी तरह की है। IPL में लखनऊ के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज मार्क वुड इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच पर मौजूद हल्की घास भी मदद करेगी। टीम इंडिया खेल के हर क्षेत्र में मजबूत है। रोहित, गिल, कोहली, राहुल समेत मध्यक्रम तक के बल्लेबाज फॉर्म में हैं। वहीं सिराज, शमी व बुमराह लय में हैं। साथ ही लगातार 5 जीत के कारण खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और हौसला बढ़ा हुआ है। टीम में फिलहाल कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। खिलाड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी शॉर्ट पिच गेंद मानी जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं दिखा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस नए कलेवर की टीम ने अपनी कमजोरी को ही ताकत में बदल लिया है। अचानक वापसी करना इंग्लैंड का मजबूत पक्ष है। रूट, मलान, ब्रुक और बेयरस्टो जैसे बल्लेबाज फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। यही बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस विश्व कप में 100 से अधिक रन बनाए हैं। वहीं वुड, वोक्स, रशीद गेंदबाजी में टीम की मजबूती। 5 में से 4 हार से टीम का आत्मविश्वास डगमगाया है। उसके बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। टीम बढ़िया शुरुआत के बाद डगमगा जाती है। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जानी जाने वाले इस टीम के गेंदबाज लय नहीं पकड़ पाए हैं। हम जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद जीत नहीं मिली है तो क्या किया जा सकता है? इससे उबरना ही बड़ी चुनौती होगा। मार्कस ट्रेस्कोथिक, इंग्लैंड कोच। प्रसारण दोपहर 2 बजे से स्टार स्पोर्ट्स पर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और आर अश्विन। इजरायल ने हमास की 150 सुरंगें ध्वस्त की। दीर अल-बलाह, गाजा पट्टी। इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। इस दौरान हमास के 150 से अधिक सुरंग को ध्वस्त कर दिया। भारी बमबारी की वजह से गाजा पट्टी में इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यम बंद हो गए। इससे 23 लाख लोगों का आपस में और बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। इजरायली सेना ने कहा कि वह क्षेत्र में जमीनी अभियान व्यापक कर रही है। यह घोषणा इस बात का संकेत देती है कि वह गाजा पर संपूर्ण आक्रमण के नजदीक पहुंच रही है। हवाई हमलों के कारण हुए विस्फोट से गाजा सिटी के आसमान में लगातार चमक दिखाई देती रही। बमबारी के कारण इंटरनेट, सेल्यूलर और लैंडलाइन सेवाएं पूर्ण रूप से बाधित हो गई हैं। उधर इजरायल ने शनिवार को कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा में हमास के 150 सुरंग को निशाना बनाया। जिन स्थानों पर हमला किया गया उनमें आतंकवादी सुरंगें, भूमिगत युद्ध स्थान और अतिरिक्त भूमिगत बुनियादी ढांचे शामिल थे। इसके अलावा कई हमास आतंकवादी भी मारे गए थे। जमीनी अभियान का विस्तार कर रहा इजरायल हवा और समुद्र से बड़े पैमाने पर हमले करने के साथ पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों की मदद से गाजा में अपने जमीनी अभियान का विस्तार कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने शनिवार को कहा कि शुक्रवार को सेना के जवान गाजा में दाखिल हुए थे। वे अब भी गाजा में मोर्चा संभाले हुए हैं। सेनाएं अब भी जमीन पर हैं और युद्ध जारी है। जंग में तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। युद्ध में अब तक 8,400 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में इजरायली हमलों में 2,900 से अधिक नाबालिगों और 1,500 से अधिक महिलाओं समेत 7,326 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में अप्रत्याशित हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायल ने कई विनाशकारी हवाई हमले किए। इजरायली सरकार के अनुसार हमास द्वारा शुरुआत में किए गए हमले के दौरान 1,400 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमास ने गाजा में कम से कम 229 लोगों को बंदी बना रखा है। रूस के अनुरोध पर 8 बंधकों को ढूंढ रहा हमास उन 8 लोगों की तलाश कर रहा है जिनकी पहचान रूस ने संभवत गाजा में बंधकों के रूप में की है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य अबू मरजौक ने शनिवार को कहा कि हम उन्हें मुक्त करने के लिए तैयार हैं। हमास का नौसैनिक कमांडर ढेर। इजरायली सेना IDF ने शनिवार को कहा कि गाजा सिटी ब्रिगेड के हमास के नौसैनिक बलों के कमांडर रातेब अबू साहिबान को मार गिराया। सेना सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को रात भर हुए हमले की फुटेज भी साझा की है।